हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 25 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। कॉम्प्रेशन मेंबर जैसे कि आप जानते हैं कि कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, लेकिन बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। बिल्ट अप सेक्शन मतलब दो या दो से अधिक सेक्शंस को एक साथ जब बिल्ड करके एक नया सेक्शन बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। अब देखिए बिल्ट अप सेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्ट अप सेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ लीजिए कि ये आपके दो सेक्शंस हैं। एक इधर कोई सेक्शन है, आप रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो दो ऐसे आई सेक्शंस लगे रहते हैं और दो आई सेक्शंस के बीच में कुछ इस तरीके की चीजें लगी रहती हैं। आप कभी ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, जो उसके पोल होते हैं इस तरह लगा रहता है। तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये बिल्ट अप सेक्शन है। ये जो दो मेंबर्स हैं, ये दो मेंबर्स आपके क्या होंगे, ये कंप्रेशन मेंबर है, ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्रेशन मेंबर होगा। और ये जो कॉम्प्रेशन मेंबर्स होते हैं हमेशा आई सेक्शन के फॉर्म में होते हैं। और इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लेसिंग है, ये हमारी क्या लेसिंग। तब जब दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेसिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, यही कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, बिल्ट अप सेक्शन कहलाता है। अब बिल्ट अप सेक्शन के बीच में ये फिक्स है कि बिल्ट अप सेक्शन को स्टेबल करने के लिए इसकी बीच की दूरी को निर्धारित किया जाए। भाई जैसे हमारे आपके बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये कब पता चलता है, ये डिस्टेंस से पता चलता है कि हमारे आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। उसी तरह सेम किन्हीं दो मेंबर्स की मजबूती हमको तब पता चलेगी, किन्हीं दो मेंबर्स के बीच की मजबूती हमको तब पता चलेगी, या उनके बीच का रिलेशनशिप हमको तब पता चलेगा जब उनसे उनकी बीच की दूरी पता होगी। तो एक ऐसा डिस्टेंस जिसपे दो मेंबर की जो दूरी है वो ऑप्टिमम, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमम, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कम से कम दूरी पे, या एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो दो सेक्शंस के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। बिल्ट अप सेक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं साफ साफ आपसे ये बोले जाते हैं कि दो सेक्शंस के बीच में वो दूरी हमको बताइए जिससे इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, बिल्ट अप सेक्शन कहलाता है। और बिल्ट अप सेक्शन के ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को जल्दी से आप देख लीजिए। दो हम आपको आई सेक्शन बनाते हैं, आपके लिए हम यहाँ पे दो आई सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे अब जाइएगा तो अब ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पे पोल्स लगे रहते हैं या फिर जो वाईफाई वाला सिस्टम लगा रहता है ना, रेलटेल वाला, तो आप देखेंगे वो बेसिकली आई सेक्शन पे ही होता है। दो आई सेक्शंस रहते हैं जिनको बिल्टअप करके बनाया गया होता है, क्योंकि जब इनको बिल्टअप कर दिया जाता है तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक सिंगल आई सेक्शन, और एक इसके बगल में और आई सेक्शन बना देते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका दूसरा आई सेक्शन हो गया। क्या हो गया, ये आपके दो आई सेक्शंस हो गए। अब इन दो आई सेक्शन के ऊपर हमको क्या करना है, हमको बिल्ड करना है। तो इस आई सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसको एक नंबर हम मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई वाई, या फिर वाई वाई वन मान लीजिए, वाई वन मान लीजिए। इसको हम मान लेते हैं वाई टू, इसको मान लेते हैं आपका y2, और इसको मान लेते हैं y2। सेम इसका जो x आएगा तो इसको हम मान लेते हैं x2, और इसको हम मान लेते हैं x2। जो इसका x बार आएगा इसको मान लेते हैं x1, और इसको मान लेते हैं x1। अब जो पूरी बॉडी का ओवरऑल आएगा, जो पूरी बॉडी का ओवरऑल आएगा तो उसको हम x मान लेते हैं, और इसका भी क्या मान लेते हैं x, मतलब ix। और इस पूरी बॉडी का जो ओवरऑल आएगा तो वो यहाँ बीच में से जाएगा। इस पूरी बॉडी का ओवरऑल, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, जड़ता गुण। ये सब आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, तो यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। हमने ये जो लिया था वो किसका लिया था, वो सिंगल बॉडी का लिया था। सिंगल बॉडी मतलब एक का लिया था, और ये दूसरे वाले का लिया था। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिया है वो किसका लिया है, हमने जो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमने किसका लिया, जब इन दोनों बॉडी को जोड़ दिया, पहला और दूसरा आई सेक्शन दोनों को जोड़ दिया गया तो उसका लिया है। अब इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, इसके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसको हम डी मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको यही डी फाइंड करना है कि इस डी की कितनी दूरी रखें कि स्ट्रेंथ जो है हमारा वो बिल्कुल स्टेबल आए। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए कैसे कैसे फाइंड करते हैं। इसको अब हम लेसिंग को इरेज कर देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करिएगा आप नोट कर लीजिए,
और इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से इरेज करके हटा दे रहे हैं, क्योंकि बिना अब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको आपको हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके उसे जगह मिल पाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि Ixx Iyy के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसी भी बिल्ट अप सेक्शन में, तभी हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, Ixx की जो वैल्यू है वो Iyy, मतलब जो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, x x सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो y y के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी हम बिल्ट अप सेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तभी हम बिल्ट अप सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको ये पहला केस बता दिया, Ixx Iyy के बराबर होना चाहिए, तभी बिल्ट अप सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम आपसे पूछ दे Iyy1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yy1 का अबाउट क्या होगा, हम यहां से अगर लिखते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Iy1, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yy1, चलिए इसका मान लेते हैं y1 का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे Iy1 सिमिलरली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका निकालें, अगर एक्स का निकालें तो वही हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा ना। अब दो एक्स हैं, ये वाला एक्स और ये वाला, अच्छा लिख लीजिए नहीं तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको लिखवा देता हूँ। सिमिलरली एरिया, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I x1 और x1। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं, होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स के अबाउट निकालेंगे तो क्या होगा Ixx। अब Ixx को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा Ix1 मल्टीप्लाइड बाई 2, या फिर आगे 2 लगा दीजिए, ये लिख सकते हैं ना कि अगर दो छोटे छोटे Ixx 1 को जोड़ देंगे तो Ixx की वैल्यू आ जाएगी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह जब Iyy निकालेंगे आप, सेम इसी तरह जब Iyy निकालेंगे तो Iyy निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, Iyy1 y1 प्लस AH का स्क्वायर, AH का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, या फिर AX का स्क्वायर, जो भी हो, AH का स्क्वायर AX का स्क्वायर, तो वहां से हमको क्या करेगी, ये वाली वैल्यू हमारी फाइंड हो पाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको AX कर लीजिए, अभी के लिए X कर लीजिए, अभी के लिए इसको X कर लीजिए। अब अगर इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी कब आएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी तब भी आएगी जब Ixx की वैल्यू Iyy के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए क्या करें, अगर हम Ixx की वैल्यू को Iyy के बराबर कर दें तभी हमारा बिल्ट अप सेक्शन पॉसिबल है। अगर हम Ixx की वैल्यू को Iyy के बराबर कर दें तभी बिल्ट अप सेक्शन हमारा क्या है, पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Iyy की वैल्यू को Ixx के बराबर कर देंगे, और Ixx की वैल्यू क्या है, ऐसे लिख लीजिए, ये Iyy है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Ixx बराबर 2Iy1 ax स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके जगह ये वाला इंप्रेशन लिख सकते हैं, 2Ix1 2y1 a into x स्क्वायर, इस दो से ये दो खत्म, अब हम डायरेक्ट अगर ax स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यहाँ से ax स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं Ix1 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 y1 बाई a। अब अंडर रूट यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे x हटा सकते हैं, ये हमारी क्या मिल जाएगी, ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी x को हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, d है, इसी x को हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अब आप इस वाली वैल्यू को मान लीजिए कि ये हमारी क्या x है,
ये हमारी वैल्यू x है और ये हमारी वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होता है, d होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई, तो आप आगे लिखेंगे वेयर d बराबर 2x। d की वैल्यू क्या है, 2x के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, d बराबर 2 अंडर रूट में i x1 i y1 डिवाइडेड बाई a, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारी क्या मिल गई यहाँ से, d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, यहाँ से क्या मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब इस d की वैल्यू से हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, किसी भी सेक्शन की स्टेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी आ रही है। ठीक है, ठीक है, इस पे क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, 10 मिनट का न्यूमेरिकल है, 5 से 10 मिनट का न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और आपको हम डिजाइन बता देते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि जब तक आप डी नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, जब तक आप डी नहीं फाइंड करेंगे आप बाकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, और बाकी वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हैं तो आप स्ट्रेंथ नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्लियर, क्योंकि डी की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है, जब डी की वैल्यू पता रहेगी तो ही आप स्ट्रेंथ को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए बिल्टअप सेक्शन पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया है, एक बिल्टअप सेक्शन के लिए उपलब्धता के आधार पर ISLB 300 धर्म खंडों का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले आपसे क्या बोला है, ISLB 300 का प्रयोग किया गया। बस जैसे हमने आपको लिखा ISLB 300, यही कहानी खत्म। इसके बाद क्या है, सारा डाटा आपको मान लेना है, कोड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, यही न्यूमेरिकल खत्म। आगे क्या बोला है, खंडों का प्रयोग किया जा रहा, जालक पद्धति द्वारा आपस में जोड़ा गया। मतलब जालक पद्धति मतलब क्या, लैसिंग से जोड़ा गया है। ये दो मेंबर्स हैं, इन दो मेंबर के बीच में लैसिंग जोड़ दिया गया है, जैसे मैंने आपको भी फिगर बताया था, लैसिंग के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, डी को निर्धारित करिए। क्या बोला है भाई, डी को निर्धारित करना है। डी को क्या करना है, निर्धारित करना है, या डी को फाइंड करना है। आगे क्या बोला है, दोनों दिशाओं में बकलिंग रेजिस्टेंस हमारा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। प्रभावी लंबाई 4000 है। एल इफेक्टिव कितनी है, एल इफेक्टिव दे दिया गया 4000, एल इफेक्टिव 4000 मिलीमीटर दे दिया गया। आगे क्या बोला गया, स्तंभ की भार क्षमता। भार क्षमता का मतलब क्या भाई, स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। भार क्षमता यानी कि क्या, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि पी, बस पी ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ISMB 300, कोड से ISMB 300 खोलिए। मेरे पास डाटा मैं बताऊंगा नहीं, मैं लिखवा दे रहा हूं सीधे। एरिया आप निकाल लीजिए, एजी की वैल्यू कितनी आएगी, कोड खोलेंगे आपको सब मिल जाएगा। एजी की वैल्यू क्या आएगी, 4808 मिलीमीटर स्क्वायर, 4808 मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा IX1 की वैल्यू मिल जाएगी, IX1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, 7332.9, 7332.9 इंटू 10 टू पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4। दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, y1, इसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 376.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4। इतनी वैल्यू तो मुझे कहां से मिल जाएगी, कोड से मिल जाएगी। अब आपको क्या पता है, बिल्टअप सेक्शन के लिए जो कोड है या जो हमारा कंडीशन है वो क्या करना है, IXX की वैल्यू को IYY की वैल्यू को क्या कर देना है, दोनों की वैल्यू को बराबर कर देना है। या फिर जो नॉर्मली हमारा डी का फार्मूला, उस डी के फार्मूले को यूज कर लेना है, या एक्स के फार्मूले को यूज कर लेना है। तो हमको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, डी के फार्मूले को यूज करके
हमको क्या फाइंड कर लेना, हमको डी फाइंड कर लेना, ठीक है ना। उसमें कुछ भी नहीं फाइंड करना है, सीधे हमको डी का फार्मूला यूज करना है। तो डी का फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, डी का फार्मूला हमारा क्या था, आई x1 माइनस आई y1 अपान ए अंडर रूट में मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ 2 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू दी है 73.32 10 टू पावर 4 माइनस 376.2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एजी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 4808। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। डी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो आया 240.6, डी की वैल्यू आई हमारी 240.6 मिलीमीटर। एक वैल्यू तो आपकी यहाँ क्या हुई, एक वैल्यू यहीं से आपकी तुरंत ज्ञात हो गई, एक वैल्यू आपकी तुरंत ज्ञात हो गई। अब दूसरी वैल्यू हमको आर मिनिमम ज्ञात करनी है। आर मिनिमम का फार्मूला क्या है, एल इफेक्टिव अपान एरिया, एल इफेक्टिव अपान एरिया हमको क्या, सॉरी आर मिनिमम है ना, आर मिनिमम अपान एरिया होता है। आई मिनिमम बाई, आई मिनिमम की बात करते हैं तो आई मिनिमम की वैल्यू ये वाली है 376.2 10 टू पावर 4 अपान एरिया आपका कितना है 4808। यहाँ पे आ जाएगी आर की वैल्यू, आ जाएगी आर मिनिमम की वैल्यू आ जा रही है 123.5 123.5। अब आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो 123.5 मिलीमीटर आया है आपको अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट कोड से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं और टेकन फ्रॉम कोड, और टेक फ्रॉम कोड। अब देखिए कोड से कितना आ रहा है, कोड से भी तो चेक कर ले कोड से कितना आएगा, तो ऐसा ना हो कि कोड से कुछ और आ रहा हो। कोड से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ISL भी 300 है ना, ठीक है 123.5 के करीब ही आ रहा है, 123.5 के करीब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसी के करीब आ रहा तो सही है। अब आर मिनिमम की वैल्यू जब आ गई तो हमको क्या ज्ञात करना, लेमडा ज्ञात करना। लेमडा बराबर क्या होता है, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम। एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, एल इफेक्टिव की वैल्यू 4000 है, 4000 बटे 123.5। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू आ रही है 32.38। अब देखिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक वैल्यू 30 मान लेते हैं, एक 40 मान लेते हैं। लेमडा बराबर एक क्या मान लेते हैं 30, और एक बराबर लेमडा का मान लेते हैं वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ से सिग्मा एसी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, और यहाँ से सिग्मा एसी की वैल्यू कुछ आ जाएगी। वैल्यू कितनी है 145 139, 145 और 139। तो देखिए साफ कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है 10 बढ़ रही है, लेमडा की वैल्यू 10 बढ़ रही है भाई। 30 से 40 हुआ तो 10 बढ़ रही है, 30 से 40 हुआ तो 10 बढ़ रही है। अब यहाँ क्या हुआ 145 से 139 हुआ तो कितना हो रहा है 6 घट रहा है, 6 घट रहा है। अब अगर एक के लिए वैल्यू निकालें, एक के लिए वैल्यू निकालें तो क्या होगा 0.6 कम हो रहा है, और मुझे कितने के लिए ज्ञात करना 32 यानी 2 ज्यादा के लिए ज्ञात करना है। तो हम 2.38 के लिए अगर ज्ञात करेंगे तो 2.38 गुणे 0.6, ये ज्यादा के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कम आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.38 1.428 वैल्यू कितनी आ रही है, कम आ रही है। तो हमको क्या करना है, हमको सिग्मा एसी बराबर क्या कर देना है 145 माइनस 1.428, तो सिग्मा एसी की वैल्यू आ जाएगी 1.428 143.57 और 2 मेगापास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगापास्कल आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ फाइंड करना है।
स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो क्या होगा आपका, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। एरिया की वैल्यू क्या है भाई 173, सॉरी एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 4808 और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 143.572। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1380 किलो न्यूटन, यहाँ से आ रही है 1380 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्या रहा, न्यूमेरिकल रहा। अब इस न्यूमेरिकल के बाद मैं क्या बता दूंगा आपको, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर बता दूंगा। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर एनफ है, उसके बाद आपको कुछ और भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर तक ही बता देते हैं आपको। इसको आप नोट करिए, फिर हम बता देते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर, कंप्रेशन नंबर का किस तरह डिजाइन किया जाए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर। देखिए जब भी किसी कंप्रेशन नंबर का डिजाइन करते हैं तुमको कुछ स्टेप बाय चूज करना है। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपको क्या होता है, चूजिंग ए सेक्शन। एक सेक्शन को चूज करना होता है, चूजिंग अ सेक्शन। कहां से चूज करेंगे, फ्रॉम IS 800 2007 आप कोड चूज करेंगे। अब इसमें भी तीन कंडीशन है। अगर आप एंगल सेक्शन चूज करते हैं, अगर आप एंगल सेक्शन चूज करते हैं, फॉर एंगल सेक्शन, अगर आप एंगल सेक्शन चूज करते हैं तो एंगल सेक्शन के लिए लेमडा की वैल्यू 100 होती है और सिग्मा एसी की वैल्यू 80 होती है। लेमडा की वैल्यू कितनी होती है 100 मिलीमीटर और सिग्मा एसी की वैल्यू क्या होगी 80 मेगापास्कल। अगर आप क्या चूज करते हैं, एंगल सेक्शन। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप आई सेक्शन चूज करते हैं तब क्या होगा, आई सेक्शन के लिए जो लेमडा की वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 80 होती है, या 80 मिलीमीटर होती है। और सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होती है 100 मेगापास्कल। और तीसरा आता है बिल्ट अप सेक्शन, हाँ अगर आप बिल्ट अप सेक्शन चूज कर लेते हैं तब उसके लिए जो लेमडा की वैल्यू होती है वो आपकी होती है, लेमडा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 होती है और ये वाली वैल्यू 140 होती है, 40 होती है। और सिग्मा एसी की वैल्यू 140 मेगापास्कल होती है। सही लिखा 40 140। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। ठीक है 40 पे 140 ही होता है, 40 पे 140 होता है। ये हमारा क्या रहा, स्टेप 1 रहा। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा क्या होता है एक्सपेक्टेड एरिया निकालना। स्टेप 2 में क्या है हमारा
एक्सपेक्टेड एरिया, एक्सपेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड एरिया में हम क्या निकालते हैं? हमेशा ए ग्रास निकालते हैं। ए ग्रास कैसे निकालते हैं? ए ग्रास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लोड अपॉन सिग्मा एसी, लोड अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस में हम क्या लेते हैं? सिग्मा एसी। ठीक है, सिग्मा एसी कहाँ से चूज करेंगे? एबव, सिग्मा एसी यहाँ से चूज करेंगे। सिग्मा एसी क्या आ रहा है? सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है? उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन, अगला मतलब होता है स्टेप 3, क्या होगा? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? चूज ए सेक्शन फ्रॉम टेबल हुज एरिया इज नियरली अबव द ग्रॉस एरिया। ठीक है, चूज ए सेक्शन फ्रॉम टेबल whose area is nearly to the ग्रास एरिया, टू द ए ग्रास। जो हमारा ए ग्रास आया उसी के नियरली एरिया हमको क्या करना रहता है? चूज करना रहता है। अब स्टेप 4 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 4 में हमारा क्या रहता है? फाइंड द स्ट्रेंथ। ठीक है ना, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन। जो सेक्शन हमने चूज किया उसका स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन लोड। कितना होना चाहिए? विच शुड बी greater than or equal to गिवन लोड, जो गिवन लोड आपका दिया है। ठीक है ना, आपको लोड ऑलरेडी देगा, उस लोड से हमेशा इस लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, उस लोड से इस लोड की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो जब जब ये स्टेप हम फाइंड करेंगे तो इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए ग्राफ निकालेंगे। जब ए ग्राफ हमारा आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ए ग्राफ आने के बाद हम आर मिनिमम निकालेंगे, जैसे निकाल देते हैं। जब आर मिनिमम हमारा आ जाएगा तो आर मिनिमम के बाद हम क्या करेंगे? इफेक्टिव लेंथ देखेंगे। इफेक्टिव लेंथ कितना है? एल इफेक्टिव जब हमारा निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो सिग्मा एसी फाइंड करेंगे। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो क्या करेंगे? सिग्मा एसी फाइंड करेंगे। और सिग्मा एसी फाइंड हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपका क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ। ये आपका क्या होगा? ग्रास एरिया। ये क्या होगा? मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। जब ये सब वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी तो इसके बाद स्टेप हमारा 5 होगा। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? स्टेप 5 में हमको क्या करना है? स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोड, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। ठीक है ना, इसमें क्या जाएगा? स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन strength should be greater than or equal to strength should be greater than or equal to कितना? लोड। या तो फिर और सेक्शन शुड बी रीडिजाइन, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। इसका मतलब समझा रहा है, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। कहने का सेंस क्या है? स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोड,
जो स्ट्रेंथ वो आएगा लोड से ज्यादा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो सेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा या दोबारा क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, इस वाले वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर तक ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर आपका पूरा खत्म कर दे, और 2 वीडियो लेक्चर लेके डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर खत्म कर दे, लैसिंग और बैटर्निंग क्या होता है वो भी खत्म करके कंप्रेशन मेंबर को हम पूरा खत्म कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।